नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, एक छोटी सी बात कहनी है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सेशन को लाइक ज़रूर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपको इस पूरी क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज हम 28 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि हर टॉपिक के क्यों और कैसे को समझना है। हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए, आप उसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। अच्छा, आज की नई और मज़ेदार खबरों पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम कर लेते हैं। चलिए फटाफट से एक क्विक रीकैप करते हैं 27 जनवरी की हेडलाइंस का। याद रखिए, करंट अफेयर्स में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो कल हमने बात की थी कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की मेज़बानी करने जा रहा है। फिर हमने देखा कि लखनऊ यूपी का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। स्पोर्ट्स में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अमेलिया वॉलवेडे को नया हेड कोच बनाया। 24 जनवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। देश के लिए गर्व का पल था 77वां गणतंत्र दिवस, और साथ ही 5 महान हस्तियों को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल न्यूज में अमेरिका WHO से अलग हो गया, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार सीताशील ने जीता और इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की दुनिया में चलेंगे और WPL के एक नए रिकॉर्ड की बात करेंगे। फिर हम पर्यावरण की एक बहुत अच्छी खबर देखेंगे जिसमें घड़ियालों के लिए एक नया घर मिला है। इसके बाद देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र पर बात होगी। फिर हम यूपी की एक बहुत ही दिलचस्प स्कीम को समझेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में WEF और EU के बड़े फैसलों पर नजर डालेंगे और आखिर में डिफेंस और कुछ जरूरी इवेंट्स के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए आज की मास्टर क्लास का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, और शुरुआत हो रही है क्रिकेट के मैदान से। ये खबर सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये भारत में विमेंस क्रिकेट की बढ़ती ताकत का सबूत है। और खबर ये है कि इंग्लैंड की जबरदस्त ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया है। वो विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास में सेंचुरी लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सोचिए कितना बड़ा मोमेंट है ये। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने ये कारनामा किया। T20 में सेंचुरी बनाना ही अपने आप में कमाल है, और इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनना वाकई में लाजवाब है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये WPL आखिर है क्या, देखिए, जैसे पुरुषों के लिए IPL है, ठीक उसी तरह WPL भारत में महिलाओं के लिए एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और इसे BCCI चलाता है। इसका मकसद सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि महिला क्रिकेटरों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना और देश की लाखों लड़कियों को स्पोर्ट्स को करियर बनाने के लिए इंस्पायर करना है। जरा WPL के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 2023 में पहला सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता, 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चैंपियन बनी, और फिर 2025 में मुंबई इंडियंस ने वापसी की और ट्रॉफी फिर से जीत ली। इस टेबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, दिल्ली कैपिटल्स को देखिए, तीनों साल फाइनल में पहुंची पर हर बार रनर अप रही। ये दिखाता है कि टीम कितनी मजबूत है, पर शायद फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। WPL की इस कामयाबी के पीछे कई बड़े चेहरे हैं। हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 2025 में हमें वर्ल्ड कप जिताया, वो एक सच्ची लीडर हैं। फिर है स्मृति मंधाना, जिनकी बैटिंग का तो हर कोई दीवाना है। और दीप्ति शर्मा को कैसे भूल सकते हैं, वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। सोचिए, ये दिखाता है कि विमेंस क्रिकेट की मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ गई है। और इन सब के पीछे है BCCI, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेट साइवर ब्रंट की ये उपलब्धि हमें उन सभी कमाल की महिलाओं की याद दिलाती हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में पहली बार कुछ बड़ा करके दिखाया है। तो चलिए इसी बात पर एक छोटा सा रिवीजन करते हैं भारत की कुछ फर्स्ट विमेन अचीवर्स का। ये नाम हमें इंस्पायर करते हैं। सिमरन बालामनी, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में CRPF की टुकड़ी को लीड किया।
काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने साउथ पोर पर भारत का झंडा फहराया। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। गीता समोता, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सीआईएसएफ का परचम लहराया। और कशिश चौधरी, जिन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बनकर एक मिसाल कायम की। तो क्रिकेट की ऊंचाइयों से उतरकर अब चलते हैं नदियों की गहराइयों में। हमारा अगला सेक्शन एनवायरनमेंट से जुड़ा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है जो दिल खुश कर देगी। खबर ये है कि बिहार की गंडक नदी घड़ियालों के लिए भारत का दूसरा सबसे जरूरी घर बन गई है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि घड़ियाल जो अपने लंबे पतले मुंह के लिए जाने जाते हैं वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में उनके लिए एक नया और सेफ घर मिलना कंजर्वेशन की बहुत बड़ी जीत है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। अब तक भारत में घड़ियालों का सबसे बड़ा घर मध्य प्रदेश की चंबल नदी को माना जाता था, वो प्राइमरी हैबिटेट है। लेकिन अब गंडक नदी दूसरे नंबर पर आ गई है, एक सेकेंडरी हैबिटेट के रूप में। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये दूसरा सबसे सफल ब्रीडिंग साइट भी है, मतलब यहाँ घड़ियालों की आबादी नेचुरली बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये असली सक्सेस है। तो ये गंडक नदी कहाँ से आती है? ये नेपाल के हिमालय में धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी महान पर्वत चोटियों के बीच से निकलती है और भारत में ये बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। इसी टाइगर रिजर्व का साफ और शांत माहौल घड़ियालों को इतना पसंद आया है कि उन्होंने इसे अपना घर बना लिया। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स वाकई में रंग ला रहे हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ये एक ऐसा अवार्ड है जो हिम्मत, बहादुरी और त्याग को सलाम करता है। और ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का पल है कि इस साल का प्रतिष्ठित अशोक चक्र विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। चलिए समझते हैं कि अशोक चक्र होता क्या है। सीधे शब्दों में ये भारत का शांति काल का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार है। मतलब जब देश में युद्ध नहीं चल रहा हो, उस समय अगर कोई अपनी जान पर खेलकर असाधारण वीरता दिखाए तो उसे ये सम्मान मिलता है। ये परमवीर चक्र के बराबर है, बस परमवीर चक्र युद्ध के समय दिया जाता है। तो शुभांशु शुक्ला को ये सम्मान क्यों मिला? उन्हें ये सम्मान मिला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के एक्सियम मिशन के दौरान दिखाए गए उनके शानदार नेतृत्व और समर्पण के लिए। ये मिशन बहुत खास था क्योंकि शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने। सोचिए, अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में उन्होंने जिस हिम्मत और समझदारी से मिशन को लीड किया, वो सच में काबिले तारीफ है। चलिए इसी के साथ हाल ही में दिए गए कुछ और बड़े अवार्ड्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिला मिशेल बैचेलेट को। लिटरेचर में सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को और ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है सुपरस्टार मोहनलाल को और ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज सुनील अमृत को दिया गया है। सम्मान और वीरता की इन बातों के बाद अब जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं गवर्नेंस की। हमारा अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अनोखी और क्रिएटिव स्कीम के बारे में है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब सरकार ने लॉन्च की है एक जिला एक व्यंजन यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन स्कीम। ये वाकई में एक बेहतरीन आइडिया है। अब इस स्कीम का प्लान क्या है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, प्रमोट करना। यूपी के 75 जिलों के 75 खास व्यंजनों को देश दुनिया में फेमस करना। दूसरा, बचाना। जो हमारी पुरानी खाने की रेसिपीज हैं उन्हें खोने से बचाना। तीसरा, सर्टिफाई करना। इन व्यंजनों को FSSAI सर्टिफिकेशन और GI टैग जैसी पहचान देना। अच्छी पैकेजिंग करना ताकि ये मार्केट में बिक सकें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ग्लोबलाइज करना। जैसे आगरा का पेठा फेमस है, वैसे ही हर जिले के खास व्यंजन को पूरी दुनिया में पहुंचाना ताकि वहां के छोटे कारोबारियों को फायदा हो। वैसे इस तरह की स्कीम सिर्फ यूपी में ही नहीं है, ये एक गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा बन रहा है। देखिए, यूपी में तो एक जिला एक उत्पाद पहले से ही है, हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पाद स्कीम है और मध्य प्रदेश में एक शिल्प एक उत्पाद जैसी स्कीम है। इन सभी का मकसद लोकल टैलेंट और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है।
चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। दो बड़ी इंटरनेशनल खबरें हैं जिनका असर हम पर भी पड़ सकता है। पहली खबर बहुत बड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF भी कहते हैं, वो भारत में अपना चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र खोलने जा रहा है। और जानते हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये चौथी औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्री 4.0 है क्या चीज? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहली क्रांति आई थी भाप के इंजन से, दूसरी बिजली से, तीसरी आई कंप्यूटर और इंटरनेट से, और अब ये चौथी क्रांति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है। ये फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल दुनिया को एक साथ ला रही है। ये शब्द WEF के फाउंडर क्लॉस श्वाब ने 2017 में दिया था, और अब इसका एक बड़ा सेंटर भारत में खुल रहा है। मतलब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बड़ी इंटरनेशनल खबर यूरोप से है। यूरोपियन यूनियन ने रशियन गैस के इंपोर्ट पर बैन लगाने वाले कानून को फाइनल अप्रूवल दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2026 के आखिर तक रूस से आने वाली LNG पर बैन लग जाएगा और 30 सितंबर 2027 तक पाइपलाइन से आने वाली गैस भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ना तय है। और अब हम पहुंच गए हैं आज की क्लास के आखिरी पड़ाव पर। इस सेक्शन में हम देश की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन और कुछ और ज़रूरी इवेंट्स पर फटाफट नज़र डालेंगे। तो चलिए कुछ क्विक अपडेट्स देख लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो झारखंड में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगा बुरू चलाया गया है, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मिली और उनके टॉप लीडर पतिराम मांझी को मार गिराया गया। एविएशन सेक्टर में एशिया का सबसे बड़ा इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आज से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर शुरू हो रहा है। कल यानी 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी, जिसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह ऑफिशियली खत्म हो जाता है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबहा को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो आज की इस लंबी और डिटेल्ड क्लास को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज की हमारी इंटरनेशनल न्यूज से ही जुड़ा है। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर बना है? इसके बारे में सोचिएगा और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।